बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच ने बहुत अहम समाअत की है। कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, बाकी इस तफसीली समाअत का मुकम्मल अहवाल बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये मैं आपको शुरू में बता दूँ कि हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई है। ज़ाहिर है, जब आप बदनीयती पर मबनी काम करते हैं, जब आप गैर आईनी काम करते हैं, जब आप गैर कानूनी काम करते हैं, जब जल्दबाजी में आप काम करते हैं, तो फिर आपके साथ यही होता है, क्योंकि आपका मकसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करना है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से जो इलेक्शन का मामला है उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब जो है वो पीछे हट जाएं, उनके इख्तियारात को महदूद कर दिए। ये सारा जो है वो मकसद है। और इस सारे मकसद के लिए जो इन्होंने जो कानून साजी की, उसमें जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे, उन्हीं पॉइंट्स के खिलाफ इन्होंने इस्तदा की। जिस एक पॉइंट ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के उस एक पॉइंट ने ही पूरी समाअत को का रुख मोड़ दिया है, पूरी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। सबसे पहले तो जो आज 7-8 चीज़ें बड़ी अहम हैं वो आपको बताता हूँ, बाकी तो फिर बाद में बात करेंगे कि कब क्या हुआ। लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगी कि क्या जो मुकन्नना है, क्या उनके पास ये इख्तियार था, क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था कि वो कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात को महदूद कर दें। क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था कि वो कानून में तब्दीली करके और बदनीयती पे मबनी, ये तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन नज़र आ रहा है, बदनीयती पे मबनी कानून साजी करके और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात उसको महदूद कर दें जो आइन ने उनको दिया हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी हम देख रहे हैं, और वो सवाल भी किया कि क्या आज से पहले कभी पार्लियामेंट ने इस तरह से कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात में, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में जो है वो मुदाखलत की है या नहीं की। अगर की है तो कब की है, क्योंकि ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, वो जो रूल्स बने हुए हैं वो फुल कोर्ट ने खुद बनाए हुए हैं, वो जजेस ने बनाए हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने बनाए हों। तो इसलिए ये भी पूछा गया मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जानिब से कि क्या इससे पहले इस तरह की कानून साजी की मिसाल मिलती है। साथ बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की। और मैं आपको बताऊं कि उनके यानी आप कोई भी केस चल रहा हो उसमें जब आप जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुनते हैं, उनके सवाल देखते हैं, उनका कंडक्ट देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि क्यों जो है वो उमर ता बंदियाल साहब और जो दीगर वो जजेस जो इनके हक में थे सुप्रीम कोर्ट के कि आयशा मलिक साहिबा को लाना चाहिए, वो क्यों इनको लाना चाहते थे। देखिए, ये जो बहस छेड़ी जाती है ना कि जूनियर जजेस, ये लाइक जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। जो जजेस आए हैं और जो नहीं आए, इनके हाई कोर्ट की जजमेंट्स को आप उठा के देख लें, आपको फ़र्क वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। और मसला क्या है इस वक्त? मसला सिर्फ यह है कि कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नालायक जजेस से भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नालायक जजेस की भरमार हो। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस भी गुजरे हैं कि क्या होता है यहाँ पे होता यह है कि हाई कोर्ट में जज लगाने, और शरीफ खानदान का तो ये वतीरा रहा है, उनका तो तरीका रहा है। अच्छा जी, जज लगाने हैं, फलाना बड़ा चैम्बर है, फलाना बड़ा चैम्बर है, फलाना इंपॉर्टेंट चैम्बर है, फलानी बार है, फलानी तंजीम है, फलाना ग्रुप है, उनसे एक एक नाम ले लें कि बताएं जी किसको आप जज बनवाना चाहते हैं। इस तरह से हाई कोर्ट को भरा गया और फिर अब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पे ले आओ जज। सुप्रीम कोर्ट ये कहते, उमर ता बंदियाल साहब ये कहते हैं, या उनके जो इस बात पर हमारे जो जजेस करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमने नालायक जजेस से नहीं भरना, हमने, हमारे पास हाई कोर्ट के जजेस की जजमेंट्स मौजूद हैं, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। आए बैठे ओपन डिबेट करें कि किस जज की कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, किसने किस तरह के फैसले किए हैं, और उन फैसलों की बुनियाद पर फैसला कर लें कि किस जज को लाना है। और जिन जजेस को लाया गया है, जितने जजेस हैं मुनीब अख्तर साहब से लेके, अब इनको मसला क्या है? आज मुनीब अख्तर साहब जो सवाल उठा रहे हैं या जिस तरह की जजमेंट्स हैं उनसे इनको तकलीफ हो रही है। जो उन्होंने लोटा करेसी की और पाकिस्तान में ये जो छुरा घोंपा जाता है, ये अपनी पार्टियों की पीठ में छुरा घोंपा जाता है, पैसे लेकर इन चीज़ों का रास्ता बंद किया। मैं वो बात वहीं पर रुक गई कि हुआ ये, एक बहुत बड़े वकील थे, उनको कहा गया कि जनाब आप भी ज़रा बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि किसको आपने जज बनवाना है, तो आप भी को नाम दें। उन्होंने अपने भाई का नाम दे दिया। उनका भाई इतना ना लायक वकील था, वो ज़िम्नियाँ लिखा करता था 500-500 रुपये लेके, और उसको उन्होंने बनवा दिया हाई कोर्ट का जज। सीनियरिटी की बुनियाद पे वो मौसूफ आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ उसका क्राइटेरिया ये था कि भाई को ओबलाइज करना था उनके हुकूमत ने, और उनके भाई को ओबलाइज करने के लिए क्या किया गया कि जनाब उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया, और हाई कोर्ट से होते हुए मौसूफ सुप्रीम कोर्ट में आ गए। कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तो चीज़ होनी चाहिए। ओपन डिबेट करें, देख लें किस जज की कितनी जजमेंट्स हैं। जितने जजेस आए हैं मुनीब अख्तर साहब से लेके और अभी जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब तक, जस्टिस शाहिद वहीद को देख लें, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को देख लें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को देख लें, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को देख लें। ये वो जजेस हैं जिनकी जजमेंट्स
आप पढ़ें हाई कोर्ट्स में तो आपको पता चलता है कि ये कितने बड़े जजेस हैं, और यही तकलीफ है, यही मसला है। ज़ाहिर है एक नालायक बंदे को आप लाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ होता है, नालायक होता है, उसको आइन कानून उस तरह नहीं आता होता जिस तरह से एक लायक जज को कमांड होती है, और जो लायक होता है वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो फिर डरता नहीं है। तो ये इनके मसाइल हैं। तो आयशा मलिक साहबा ने बहुत सख्त सवालात किए, चाहे वो ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान साहब हो या बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हो। अच्छा, मुझे सलाहुद्दीन साहब की एक खुशी है, सलाहुद्दीन साहब बहुत काबिल वकील हैं, काजी फायसा केस में भी वो वकील थे, बहुत लायक वकील हैं, लेकिन वो आज तक इस केस से पहले पहली बार वो नून लीग के वकील के तौर पर आए हैं। इससे पहले वो प्रॉक्सी के तौर पर आते थे सामने, वो उन केसेस को आगे लेकर आते थे, वो मीडिया पे उस नैरेटिव को बयान करते थे जो शरीफ खानदान के हक में जाता था, जो पीडीएम के हक में जाता था, जो जरदारी साहब के हक में जाता था, हमेशा उन्होंने ये किया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ और मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। यानी पहले मैं उनकी जो काबिलियत है उसका मैं ज़ाहिर है उनके एक रिगार्ड करता हूँ, बड़े लायक वकील हैं, लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि ये प्रॉक्सी हैं, शरीफ खानदान के लिए सामने आते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अब मेरे दिल में आज उनकी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि वो खुल के नून लीग के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने खुल के बता दिया कि हाँ मैं नून लीग का हामी हूँ, हाँ मेरे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो नून लीग के साथ हैं, हाँ मुझे अब नून लीग ने वकील किया है। तो ये उनकी एक अच्छी चीज़ है, इस पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो खुल के आ गए हैं। अब वो जो गैर जानिबदारी की आड़ में जो शरीफ खानदान को फ़ायदा पहुंचाते थे, जो उनको सर्व करते थे, और कोई उनका बैक एंड पे जो भी राब्ते थे शरीफ खानदान के साथ, नून लीग के साथ, जो भी उनका मामला था वो अल्लाह की ज़ात पे जानती है था नहीं था, लेकिन अब वो खुल के आ गए हैं कि हाँ मैं नून लीग के साथ हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है, बल्कि नून लीग को चाहिए कि उनको आगे जिस तरह से नून लीग की नवाजती है उनको बिल्कुल कोई देना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं ओबलाइज करना चाहिए सलाहुद्दीन साहब को, क्योंकि पिछले उन्होंने 3-4 साल में मीडिया पे जिस तरह से जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, गैर जानिबदार माहिर कानून के तौर पर मीडिया पर आकर जो उन्होंने काजी फैसल साहब का केस जिस तरह से लड़ा, जिस तरह से वो मामला ले गए थे ऑडियो लीक्स और इन चीज़ों का इसमें हाई कोर्ट में ले गए थे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे उनके खिलाफ उनको ज़रूर जो है वो ओबलाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद जब ये कहा जा रहा था कि जहाँ पे भी आइन की तशरीह का मामला होगा वहाँ पे जो है वो फुल कोर्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि जनाब आप फुल कोर्ट बना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बताएं कि जब भी आइन की किसी तशरीह का मामला हमारे पास आता है तो वो केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पहले तशरीह हुई हो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसमें हम कई रोज़ाना सुनते हैं, कभी 3 रुकनी बेंच सुनता है, कभी 5 रुकनी बेंच सुनता है। तो ये तो कोई बात ना हुई कि आप कह रहे हैं कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसलिए आप इसको ये नहीं कह सकते कि जनाब आप जो है वो करें कि आप फुल कोर्ट बिठाएं। फिर आयशा मलिक साहिबा ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट, आयशा मलिक साहिबा ने मुनीब अख्तर साहब ने उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें रेज़ की। सबसे पहले तो मुनीब अख्तर साहब ने ये बात कही, जी तो हम बात कर रहे थे कि मुनीब अख्तर साहब ने बहुत अहम सवाल पूछा जब मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है उसमें पार्लियामेंट ये कहती है कि जब भी आइन की तशरीह का मामला होगा तो वहाँ पर 5 जजेस जो है वो केस सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की गिनती कमज़ोर पड़ गई है, यहाँ गिने कितने जज बैठे हैं आपके सामने हैं, ये 8 जज बैठे हैं। जब हुकूमत 5 जजेस कह रही है तो अब अटॉर्नी जनरल कैसे आगे कह सकते हैं या नून लीग के वकील कैसे आगे कह सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं? ये तो आप अपनी कानून साजी से मुतज़ाद बात कर रहे हैं। अपनी कानून पार्लियामेंट खुश है, राजी है कि 5 जजेस बैठ के और आइन की तशरीह करें, और आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने, तो आप वहाँ पे भी फुल कोर्ट लिख देते। तो फिर हर क्या आइन की तशरीह का मामला जो है वो क्या फिर सुनेगी फुल कोर्ट सुनेगी? फिर एक और चीज़, रूल्स की अमेंडमेंट का जो रूल्स की तशरीह का मामला है, फिर वो भी क्या फुल कोर्ट बैठ के तशरीह? कभी भी किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी रूल की तशरीह का जो मामला आएगा तो क्या हर मामला जो है वो फुल कोर्ट बैठ के उसकी तशरीह करेगी? क्योंकि बनाए वो फुल कोर्ट ने है तो सारे बैठ के तशरीह करे। फिर एक और जो नुकता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ये था कि ये बताएं कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठ के और रूल्स का मामला हो वो डिसाइड करे, तो फिर जब हाई कोर्ट में कोई रूल का मामला होगा तो ये बताएं कि हाई कोर्ट के जो रूल्स होंगे वो तो फिर हाई कोर्ट के भी फिर क्या वो कहेंगे कि फुल कोर्ट बैठ के हाई कोर्ट का सुने? तो क्या जो पंजाब के 60 जजेस बैठ के सुनेंगे? क्या सिंध हाई कोर्ट के 40 जजेस बैठ के सुनेंगे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उठाया गया। तो ये जो इनका था कि पहले इन्होंने जल्दबाजी में ये कर दिया, 5 जजेस कर दिए। अब इनका साथ मसला ये हुआ है कि जब इन्होंने फुल कोर्ट बनाया है तो इनके जहन में नहीं था कि ये जजेस नुकता निकाल लेंगे, और जजेस ने निकाल लिया। जब पार्लियामेंट कह रही है कि 5 जजेस बैठे आइन की तशरीह में, तो ये तो 8 जजेस बैठे हैं। और फिर आइन की जो अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक कानून साजी का मामला है या अदलिया की आज़ादी का मामला है, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हर जजमेंट फुल कोर्ट की है, 5 जजेस की भी है, 3 जजेस की भी है, 7 जजेस की भी है। तो उन्होंने कहा ये वेल एस्टैब्लिश्ड है
अदलिया की आज़ादी का मामला है, इस पर यह ज़रूरी नहीं है कि कोई नई इंटरप्रिटेशन हम करने जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तयशुदा हैं। और बिल्कुल आज उन्होंने कहा मर्जी का बेंच आपको नहीं देंगे, हुकूमत बताए तो सही कि क्यों वो फुल कोर्ट चाहती है, क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं आप फुल कोर्ट से, वजह तो बताएं। और आयशा मलिक साहब ने यह भी कहा कि एक जज का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और एक तरह से उन्होंने यही कहा कि इस रविश को रोकना होगा कि अपनी मर्ज़ी के आप जजेस चाहते हैं। और फोरम शॉपिंग की पहले भी एक आज तो बात नहीं हुई लेकिन पहले बात हुई थी फोरम शॉपिंग के, आप अपनी मर्ज़ी की जाके कहें कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये जज चाहिए ये जज चाहिए ये जज चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल थी। जब इन्होंने कानून में 5 जज लिख दिए, अब ये फुल कोर्ट जब इन्होंने मांगी तो जजेस ने इस पॉइंट को उठा लिया और उसने उसी पॉइंट ने बिल्कुल समाअत का रुख मोड़ दिया कि जब कानून में लिखा हुआ है कि 5 जजेस आइन की किसी शिक की तशरीह करें तो यहाँ पे तो 8 जज बैठे हैं, तो आपको फुल कोर्ट क्यों चाहिए। तो जब पार्लियामेंट कानून साजी में ये कह रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये कुछ अहम जो है वो पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है बदनीयती पे मबनी जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर रहे हैं, उसमें ये इनसे ब्लेंडर हो रहे हैं, इनसे मांगते हो रही हैं। और आज कोई जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पास कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जवाब दें। तो बाकी जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कुछ हुआ उस पर और इस समाअत का मुकम्मल अहवाल नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।